हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं उमा, मेड माइंड चैनल की ओर से। जैसे कि आपको पता है कि क्रैश कार्ट पे पहले भी क्लासेस हो चुके हैं, जिसकी फर्स्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डील किया था और सेकंड क्लास में हमने इसकी ड्रग्स देखी थी, जिसमें हमारी ड्रग्स कंप्लीट नहीं हुई थी। उसकी जो रिमेनिंग ड्रग्स है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो जिससे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, जिसमें हम रिमेनिंग ड्रग्स को कवर कर देंगे। ठीक है, तो जो ड्रग हम सबसे पहले डील करने वाले हैं वो है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब हाँ, हमारे क्रैश कार्ट में होने वाला यूज़ है वो है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब इसके यूज़ से पहले मैं थोड़ा इससे थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें इससे रिलेटेड बताना चाहती हूँ, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट बताने से पहले, क्योंकि ये पॉइंट आएंगे ना, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको पहले समझ लेते हैं। अगर जब हमें ये पता होगा कि रोल कैल्शियम का क्या है बॉडी में, तो हम समझ पाएंगे कि इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखो, जो कैल्शियम है वो क्या है, स्टोर्ड है अपनी बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर, टीथ के अंदर, जो क्या करता है उनको स्ट्रक्चर दे रहा है और क्या दे रहा है, हार्डनेस दे रहा है। ठीक है, और क्या है कैल्शियम का रोल, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में, इनमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, फॉर नर्व टू कैरी मैसेज बिटवीन योर ब्रेन एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, क्या करता है, मैसेज कन्वे कर रहा है नर्वस सिस्टम में। ब्लड क्लोटिंग है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है ये। ठीक है, कीप नॉर्मल हार्ट बीट, यानी ये क्या है, कैल्शियम के हैं, ये कैल्शियम के क्या है, रोल हैं। ठीक है, अभी मैं ये आपको बाद में बताने वाली हूँ कि इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट का कहाँ यूज़ होगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, ताकि जिससे आपको ये जो पॉइंट्स है ना, मैं बताने के लिए आपको बता सकती हूँ कि यूज इन हाइपोकैल्सीमिया। आप समझ जाओगे कि ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो तो ये यूज़ हो रहा है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, लेकिन जैसे हाइपरकैलेमिया आएगा, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, इनका क्या लेना देना है, तो उनको पहले एक बार इनके लिंक ही देख लेते हैं, ताकि ये सब चीज़ें ना फिर आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए। हाँ, हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे होता है। कैल्शियम रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर दो, एक होता है कैल्सिटोनिन, एक होता है पीटीएच। ठीक है, क्या होता है, कैल्सिटोनिन होता है और एक पीटीएच होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको बोलते हैं। अब जो एक कैल्सिटोनिन है ना, ये तो क्या है, एक दिमाग में एक आइडिया रख लो, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, वो तो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बना के रखेगा। ठीक है, वही जो कैल्सिटोनिन है, इसको ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका काम है ये बोन्स के अंदर कैल्शियम को बना के रखता है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो, कैल्सिटोनिन इट मीन्स जो चीज बोन में बढ़ा के रखेगी कैल्शियम को, यानी वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा कैल्शियम का ब्लड में लेवल। ठीक है, मतलब एक चीज सोचो, ये क्या है, ये कैल्शियम है। ठीक है, ब्लड के अंदर लगा लो। ठीक है, जैसे ही कैल्सिटोनिन एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, कैल्सिटोनिन जब भी एक्टिवेट होगा ब्लड से निकाल के उसको बोन में रख देगा। क्या कर देगा, ब्लड से निकाल के उसको बोन में ले जाएगा। ठीक है, जब कौन सा एक्टिवेट होगा, कैल्सिटोनिन। ठीक है, वहीं जब पीटीएच एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, बोन से निकाल कर उसको ब्लड में ला देगा। बोन से ब्लड में कौन लेके जा रहा है, पीटीएच, और बोन, ब्लड से बोन में कौन लेके जाता है, कैल्सिटोनिन। तो मैं ये बोल सकती हूँ ना, कैल्सिटोनिन तो ब्लड के अंदर से उसका लेवल कम कर रहा है कैल्शियम का, वही पीटीएच क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है, क्योंकि पीटीएच ब्लड से निकाल लाएगा और कैल्सिटोनिन किस में ले जाएगा, बोन में ले जाएगा। तो इसको लिखा हुआ है इसलिए डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये बात समझ में आई। फिर दूसरा एक आगे एक हम देखेंगे, उसमें मैग्नीशियम का कैल्शियम से कुछ रिलेशन है, कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में हम कैल्शियम का यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत इनका भी लिंक देख लेते हैं कि क्या कुछ लिंक है। कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है इनका रिलेशन क्या है, 2:1 की रेशियो में ये क्या है, बॉडी के अंदर रिक्वायर रहती है। सपोज अगर बॉडी को 1000 अगर 1000 अगर कैल्शियम की जरूरत होगी ना, तो वही 500 क्या होंगे, हमारे हमें मैग्नीशियम की जरूरत होगी। तो यानी ये 2 होगा, ये इसका डबल होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम का डबल होता है। ठीक है, अब ये देखिए, द सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन बाय द पैराथायरॉयड इज फिजियोलॉजिकली कंट्रोल्ड बाय सीरम कैल्शियम। यानी कि कैल्शियम कितना वो होगा, कितना मतलब ब्लड के अंदर होगा, सीरम के अंदर, वो कौन मेन वो रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट तो पैराथायरॉयड वो करेगा, कौन करेगा, पैराथायरॉयड करेगा। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा होता है, पैराथायरॉयड, पीटीएच हार्मोन, कौन सा, पीटीएच हार्मोन। लेकिन मैग्नीशियम भी वही सिमिलर इफेक्ट डाल सकता है। अब ये लाइन बताने का मकसद क्या था, उसका मकसद मैं भी आपको बताऊंगी, कि जब भी यानी सपोज एक कंडीशन जिसमें मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा सप्रेस करेगा पैरा, क्योंकि हमें ये पता है, रुको 2 मिनट, मैग्नीशियम छोड़ो, कैल्शियम से लगा के चलो, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, कैल्शियम का लेवल बढ़ते ही उसको पीटीएच को रोकना पड़ेगा, क्योंकि पीटीएच तो नहीं तो और ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाता रहेगा। ठीक है, क्या होगा, नहीं तो कैल्शियम को और लेवल बढ़ाता रहेगा, तो कैल्शियम जाके पीटीएच को क्या करेगा, नेगेटिव सप्रेस करेगा, कि बस अब हमें और कैल्शियम नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो था नॉर्मली।
नॉर्मली क्या करता है, कैल्शियम हैंडल करता है, ठीक है। और ऐसा ही अफेक्ट मैग्नीशियम भी कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक रिलेशन है 2:1 कि जब ये 2 हो, मतलब ये अगर 1000 है तो क्या होगा 500, ठीक है, यानी इस रेशो में यानी ये सही चल रहा है, ठीक है। यानी हम एक एग्जांपल ये भी लगा सकते हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर मैग्नीशियम बढ़ रहा होगा तो यानी कैल्शियम भी, अगर ये मान लो 1000 हो रखा तो इट मीन से 2000 हो रखा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीशियम का भी सिमिलर ही इफेक्ट है, यानी मैग्नीशियम ज्यादा होगा तो वो भी पीटीएच को रोक देगा, बोलेगा कि बस और मत बनाओ, हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल एनफ है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत तब हो जाती है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये रिलेशन है ना मेंटेन ना रहे, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम का 2:1 ना रहे, सिर्फ मैग्नीशियम बढ़ता चले जाए, ठीक है। कैल्शियम नहीं बढ़ रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ मैग्नीशियम बढ़ रहा है। यानी किस केस में, यानी जब मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होती है तब क्या होता है, सपोज इंक्रीज मैग्नीशियम लेवल, तो वो क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा आपके किसको, पीटीएच को, किसको, पैराथायरॉयड हार्मोन को। जैसे मैंने बताया वैसे तो ये काम कैल्शियम का था, लेकिन मैग्नीशियम भी जब ज्यादा होगा तो बॉडी को लगेगा कि कैल्शियम भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो रखा है, तो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा, होगा लेवल किसका डाउन, कैल्शियम का, ठीक है। अब ये चीज क्या है, अब इस बंदे के अंदर कैल्शियम तो नॉर्मल अमाउंट में था, या फिर सपोज इस बंदे के अंदर पहले ही कैल्शियम कम था लेकिन मैग्नीशियम ज्यादा हो रखा है, तो पहले ही कम था, ऊपर से मैग्नीशियम ने जाके पीटीएच को बोल दिया कि कैल्शियम बहुत है रहने दो, तो और कम हो गया, तो यानी बॉडी में क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया ना, क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, तो इन कंडीशन में यानी हमें क्या देना पड़ेगा, कैल्शियम देना पड़ेगा। तो कुछ वो थे जो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट किस कंडीशन में देंगे, सबसे पहले यूज्ड इन हाइपोकैल्सीमिक टेटेनी। जैसे अब इसमें क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया, कैल्शियम का क्या यूज होता है, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवा देता है, तो सपोज अगर पेशेंट के अंदर कैल्शियम ही नहीं होगा, हाइपोकैल्सीमिया में चला जाएगा, तो उसको क्या होने के चांसेस है, हाइपोकैल्सीमिक टेटेनी होने के चांसेस हैं। तो उसमें हमें क्या देना होगा, हमें पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। अब इसके क्या क्या सिम्टम है, उसमें मसल स्पाज्म हो जाती है, लेरिंजोस्पाज्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो क्या स्पीक भी नहीं, मतलब बोल भी नहीं सकता, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी उसको होने लग जाती है, ठीक है। और उसको क्या सिम्टम है, कार्पोपेडल स्पाज्म, जिसमें क्या होता है, हैंड स्पाज्म हो जाता है जब उसका क्या लेते हैं हम, बीपी चेक करते हैं तो, ठीक है। दूसरा हमें किस कंडीशन में देना होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यानी क्या होगा, पैराथायरॉयड मतलब क्या, हाइपो यानी पीटीएच ही कम है, पीटीएच कम होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा तो कैल्शियम का लेवल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या देना पड़ेगा, कैल्शियम बाहर से देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें समझ रहे हो जो मैंने बताई थी, ये रिलेशन क्या है, इसलिए मैंने पहले आपको वो बताई तब ये बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो चीजें समझ में आ सके। हाइपोकैल्सीमिया, लेकिन कब, जब मान लो सपोज प्रेगनेंसी हो या फिर रैपिड ग्रोथ हो रही हो, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हमें बाहर से इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। ये वाला मैं आपको भी बताऊंगी, इसको समझाना पड़ेगा। पहले ये वाला देख लो, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, जैसे मैंने अभी बताया कि उस बंदे को कैल्शियम की उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो गई। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक रेशियो है, तो बॉडी को लगा कि मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम बढ़ रहा है मीन्स कैल्शियम उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है, दुगुना बढ़ा हुआ है, तो उसने क्या कर दिया, पीटीएच को रोक दिया, ठीक है। बंदे में क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीशियम की जब टॉक्सिसिटी होती है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब जो मैंने बोला कि हाइपरकैलेमिया आपको बताना, वो देख लीजिए वो क्या होता है। मैंने जैसे बताया आपको, उसमें दिखाया था आपकी स्लाइड में पिछले वाले में कि कैल्शियम ग्लूकोनेट हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में भी हम देते हैं। तो अभी आपके लिए एक ब्लैंक कंसेप्ट होगा कि हाइपरकैलेमिया में हम कैल्शियम का क्या लेना देना है, क्यों दे रहे हैं हम हाइपरकैलेमिया में, तो वो देख लीजिए। एक बेसिक कंसेप्ट है ये, वैसे मैं आपको हाइपरकैलेमिया, आप मेरी जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी वो हाइपरकैलेमिया इम्पैक्ट ऑफ हाइपरकैलेमिया इन ऑन ईसीजी मैंने बताई थी, उसमें मैंने बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ देख लीजिए क्या कुछ है। वहाँ पर पोटाशियम से रिलेटेड मैंने बताया था, अगर आपको वो कंसेप्ट याद है तो ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। उसका एक थोड़ा सा छोटा रिव्यू से मैं यहाँ समझा देती हूँ। देखो ये है हमारी मायोकार्डियल सेल, क्या है, मायोकार्डियल सेल है ये हमारी, ठीक है। एक ये क्या है, सेल है, मैं एक सेल से बता रही हूँ। उसमें क्या होता है, आरएमपी क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब मेम्ब्रेन क्या होती है, मायोसाइट जो है, कार्डियोमायोसाइट है, वो क्या है, रेस्टिंग फेज में है, वो कितना -90 मिलीवोल्ट है, ठीक है। जैसे ही स्टिमुलेशन उसको मिलती है सेल को, क्या हो जाती है, वो उसका वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक चली जाती है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। जिसके बाद जैसे वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंचती है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, अब क्या हो रही है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। जैसे जैसे वो पॉजिटिव पहुंचेगी, उसके बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, पोटाशियम क्या होने लग जाएंगे, बाहर जाने लग जाएंगे, और कैल्शियम अंदर। लेकिन ये वो टाइम है जब कैल्शियम और पोटाशियम सेम अमाउंट में आ रहे हैं, मतलब जितना पोटाशियम बाहर जा रहा है उतना ही कैल्शियम अंदर आ रहा है,
ठीक है। पोटाशियम क्या, पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर जाने लग रहा है, लेकिन उतना ही कैल्शियम अंदर भी आने लग रहा है, तो एक कौन सा फेज आ जाएगा, एक प्लेटिव फेज है, ठीक है, इसमें सीधा सीधा जाएगा, ना पॉजिटिव, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। लेकिन उसके बाद एक उसी के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद कैल्शियम तो अंदर आना बंद हो जाएगा, देखो दो ही दिखाए मैंने ये दिखाने के लिए, लेकिन पोटाशियम अब बाहर ही जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि अंदर क्या हो रहेगा, प्लस बाहर जाने लग रहा है, तो अंदर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन हो जाएगा, नीचे नेगेटिव क्या हो जाएगा, नीचे क्या होने लग जाएगा, नेगेटिव की तरफ वो वापिस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या समझ में आया, वो ये है, देखो अब मैंने क्या कहा, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है, हाइपरकैलेमिया में हमने कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दिया, सपोज बॉडी के अंदर क्या हो रखा है, पहले ही ब्लड के अंदर क्या है, पोटाशियम बहुत ज्यादा है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या है, पोटाशियम बहुत ज्यादा है, और ये भी पोटाशियम क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। अब अगर हम ये पोटाशियम, ये तो पहले ही बाहर जा रहा है, ऊपर से बाहर भी क्या है, पोटाशियम बहुत ज्यादा है, तो इसको न्यूट्रलाइज और ज्यादा हाइपरकैलेमिया यानी पोटाशियम का लेवल ब्लड में और ना बढ़े, यहीं पे वो न्यूट्रलाइज हो सके, ये तो आपको एक सेल नजर आ रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल हैं, ठीक है, तो उस पर उसका इफेक्ट ना आए हार्ट की उन सेल्स के ऊपर, तो क्या कहते हैं, अगर हम कैल्शियम को दे दे तो ये जो था बाहर जो पोटाशियम जा रही है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसका इफेक्ट, अदरवाइज पोटाशियम क्या हो जाएगा, बाहर बहुत ज्यादा और अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या करने चाहिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है। अब जैसे पता है अगर हाइपरकैलेमिया मोर देन 7 मिलीक्यूलेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, और वही अगर 9 मिलीक्यूलेंट पर लीटर यानी ब्लड के अंदर इसका लेवल यानी ये पोटाशियम बाहर ब्लड में इतना ज्यादा पहुंच जाए तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए हम हाइपरकैलेमिया में क्या दे रहे हैं, हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हार्ट को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम हमें सीधा पता है, हमें इतना पता है कि पोटाशियम का लेवल जब इतना पहुंच गया ना तो ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट ये हो सकते हैं, तो उस पोटाशियम का इफेक्ट वहां पर ना आए, उसको स्टेबल करने के लिए, हार्ट की सेल्स को स्टेबल करने के लिए हमने क्या दे दिया, कैल्शियम, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए वहां पर, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब जो हम दूसरी मेडिसिन डील करने वाले हैं वो है इंजेक्शन पोटाशियम क्लोराइड, ये है आपकी सेकेंड ड्रग। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा आपके क्रैश कार्ड के अंदर पोटाशियम क्लोराइड KCl इंजेक्शन होता है, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि KCl के नाम से इसको बोलते हैं रहते हैं, ठीक है। तो पोटाशियम क्लोराइड हम कम देते हैं, ऑब्वियसली जब बॉडी के अंदर क्या हो, हाइपोकैलेमिया हो ड्यू टू लॉस ऑफ पोटाशियम। अब देखो अपनी बॉडी का क्या होता है, एक तो ये हो गया अपर GI, ठीक है, फिर ये लोअर GI, ठीक है। अपर GI भी पोटाशियम रिच होता है और लोअर GI भी क्या होता है, पोटाशियम रिच होता है, ठीक है। या तो फिर अगर डायरिया हो जाए पेशेंट को या फिर वोमिटिंग हो जाए, किसी भी कंडीशन में क्या हो जाता है, इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाता है, बॉडी से पोटाशियम का लॉस होता है, क्या होता है, लॉस होता है। तो उन कंडीशन में यानी क्या है, कहीं ना कहीं हाइपोकैलेमिक हो जाता है पेशेंट, ठीक है। तो हाँ, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, पोटाशियम क्लोराइड देते हैं, मतलब एक कंडीशन बता रहे हैं कि इन केसेस में हो सकता है हाइपोकैलेमिया, ठीक है। और एक जो मेन बात है वो क्या है, डोंट गिव पोटाशियम क्लोराइड वेरी फास्ट और डायरेक्ट, हम इसको कभी डायरेक्ट नहीं देते, हम इसको डाइल्यूट करते हैं देने से पहले और स्लो इन्फ्यूजन से हम इसको देते हैं, ठीक है। अब जो हाइपोकैलेमिया, हमने हाइपरकैलेमिया का तो देख लिया, हाइपरकैलेमिया में क्या बताया था मैंने, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट, ये सब चीज, ठीक है, क्यूरस वाइडनिंग हो जाती है, PR प्रोलोंग हो जाते हैं, ठीक है, पीक डी वेव हो जाती है, ये सब हो जाते हैं। लेकिन वही पोटाशियम क्लोराइड अगर हो जाए यानी पोटाशियम यानी अब हाइपोकैलेमिया हो जाए तो क्या होगा, कार्डियक अरिथमिया होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सेकेंड ड्रग। नेक्स्ट जो ड्रग हम डील करेंगे वो होगी सोडा बाइकार्बोनेट, इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट। जो नेक्स्ट ड्रग हम डील करने वाले हैं इंजेक्शन, वो है इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा आपके क्रैश कार्ड के अंदर। इसको देखो वैसे समझाने के लिए मैं इसको 2 मिनट में कर सकती हूँ, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीज़ें और ऐड की है, लेकिन मैं शॉर्टली उनको बता दूंगी, लेकिन वो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी यार, आपको याद भी हो जाएंगी इजिली, ठीक है। तो देखते हैं इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट का यूज। सबसे पहले जो सोडा बाइकार्बोनेट का है बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किस में यूज होता होगा, एक आपके देखो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, समझने के लिए भी बहुत सारी चीजें, लेकिन एक कॉमन आइडिया होना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। जब तक आपको सोडा बाइकार्बोनेट आता है आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि बॉडी में इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए कि बॉडी में जब एसिडोसिस होगा ना तो बाइकार्बोनेट दे रहे हैं ताकि न्यूट्रल हो उसके चीजों को, ठीक है। ना एसिडोसिस अच्छा है ना अल्कलोसिस अच्छा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, न्यूट्रल करने की कोशिश करनी है कहीं भी कंडीशन हो तो ये क्या है, फर्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस,
ठीक है, किसमें हम जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल रीनल डिजीज और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ठीक है, इन कंडीशन में हम क्या दे देते हैं, हम इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको बता देती हूँ क्या है इसमें। रीनल डिजीज लाइक जब बॉडी के अंदर क्या होता है, यानी आपका जो रीनल सिस्टम है, यानी बॉडी का जो रीनल सिस्टम है वो क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है उनको यूरिन के थ्रू, वो ना कर पाए प्रॉपर तरीके से ड्यू टू इम्पेयर्ड अमोनिया। अमोनिया क्या है, एसिडिक है, ठीक है, क्या बनाती है एसिड। अगर वो नहीं जाएगा, बाहर नहीं होगा बॉडी से एक्सक्रीट, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा वो बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट करेगा, या फिर डिक्रीज या फिर ट्यूब रीअब्जॉर्प्शन ना हो बाइकार्बोनेट। देखो दो चीजों से हो सकता है एसिडोसिस, या तो बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा बाइकार्बोनेट का, ठीक है, इसकी वजह से जो है ना वही ज्यादा लग रहा है, ठीक है, दूसरा जो है वो निकल नहीं रहा है, वो एक एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में। दो कंडीशन से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। वैसे तो मैं यहाँ पर मुझे इतना बड़ा आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी आप लोगों को कि डायबिटीज से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक यहीं पे हम कवर कर लेंगे। मैंने कहा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में भी हम इसका यूज करते हैं, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में कहाँ से एसिडोसिस आ गया वो हम थोड़ी प्रोसेस से देख लेते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज वही हमारी डायबिटीज मेलाइटिस दो टाइप की होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इसमें डायरेक्ट इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है। टाइप 2 में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, यानी कहीं ना कहीं बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन है लेकिन रेजिस्टेंट है, ठीक है, वो सेल्स। अब जो हाँ क्या होता है नॉर्मली सेल्स में, देखो हमारी बॉडी के अंदर सेल मतलब जो ग्लूकोज है, बॉडी को सेल को क्या चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, वो ऐसे ही ग्लूकोज को नहीं लेती। इंसुलिन जो है, इंसुलिन की प्रेजेंस में, इंसुलिन जब सेल के ऊपर, उस सेल के ऊपर एक इंसुलिन बाइंडिंग क्या होता है, रिसेप्टर होता है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जैसे इंसुलिन उससे बाइंड होगा ना तब वो परमिशन देगा ग्लूकोज को। वैसे मैंने आप पोटाशियम भी लिखा है, आपको एक एडिशनल नॉलेज जानकारी देने के लिए कि पोटाशियम को, ग्लूकोज को, इन सबको क्या करवाता है, एंट्री इंसुलिन देता है, ठीक है। इंसुलिन जैसे इस पर रिसेप्टर बाइंड होगा क्या कर देगा, सेल के अंदर क्या चले जाएंगे, ये सेल के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ मैं ग्लूकोज की बात करूंगी, अभी इसको भूल जाइए पोटाशियम को। तो इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सेल में अंदर जाएगा, ठीक है, और सेल को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब इंसुलिन क्या है, अब यहाँ पे इंसुलिन नहीं है, तो यानी बेशक भले ही ग्लूकोज बॉडी के अंदर कितना हो जाए, सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये है हमारा गोली, क्या है, ये गोली है, ठीक है। इसने खाया एक समोसा, क्या है, समोसा, जिसके अंदर क्या है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ है, ठीक है। इसको क्या रखी थी, कहीं ना कहीं इसको डायबिटीज मेलाइटिस थी टाइप 1, ठीक है, क्योंकि ये भी जवान है, ठीक है, गोली हमारा जवान है, तो इसने खाया एक समोसा, इसको थी डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। अब इसके क्या होगा, अब इसको इंसुलिन की जरूरत है, स्टोर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए, स्टोर करने के लिए भी और यूज करने के लिए भी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इंसुलिन ही क्या करेगा, ग्लूकोज को अंदर लेकर जाएगा, ठीक है, जैसे उससे बाइंड होगा तभी ये इसको एंट्री देगा ग्लूकोज को, ठीक है। लेकिन इंसुलिन नहीं है क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 है इसको, तो अब सेल क्या रहेगी, इसकी जो सेल है ना वो भूखी रह गई है, क्या रह गई है, भूखी रह गई है। तो अब क्या करेगा, अब इसकी नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बॉडी के अंदर और ग्लाइकोजन थे ना, और जो ग्लाइकोजन थे, जो स्टोर्ड फैट था, स्टोर्ड ग्लूकोज थी, उसको क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ सके, ठीक है। तो इससे ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने से क्या हो गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, पहले इसको डायबिटीज थी, अब ग्लूकोज का लेवल और बढ़ गया क्योंकि इसकी नीड पूरी नहीं हुई थी, तो क्या हो गया, इसको हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। फिर सेल को क्या हुआ, सेल को तो कुछ नहीं मिला, सेल को तो कुछ नहीं मिला ना, क्योंकि सेल तो भी उसको चाहिए इंसुलिन, इंसुलिन ही उसकी एंट्री करवा सकता है। तो उसने क्या किया, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कॉल किया, बोला कि मुझे तो मिला ही नहीं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कहा चलो एक और समोसा खा ले भाई। इसने क्या किया, जैसे ही सुना, जैसे ही ऊपर से परमिशन आई, इसने एक समोसा और खा लिया। अब इससे क्या हो गई, इससे मतलब क्या होगी, उसकी भूख बढ़ रही है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मतलब यानी खा ही नहीं रही हूँ, इसी वजह से मुझे क्या नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो इसने और समोसे खा लिए। तो इससे क्या हो गया, इसकी एपेटाइट बढ़ गई, तो इसको बोला पॉलीफेजिया। इसके सिम्टम्स जो हम पढ़ते हैं ना डायबिटीज मेलाइटिस के, वो बता रही है, थोड़ा जो रेड पेन से ना, ये मेन सिम्टम है। तो इसको क्या हो गया, भूख बढ़ रही है तो क्या हो गया, पॉलीफेजिया, ठीक है। फिर अब इसको क्या होगा, अब और खा रहे हैं तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल और बढ़ रहा है। अब कहीं ना कहीं ग्लूकोज का एक सोल्यूट है, सोल्यूट बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। अब क्या होता है, सोल्यूट के बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, देखो ये है, ये ग्लूकोज ये बहुत सारी क्या हो गई, ग्लूकोज बढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, अंदर सोल्यूट ज्यादा हो गई, बॉडी को चाहिए बैलेंस,
क्या चाहिए, बैलेंस। अब जितने ये लेके आए इसी लेवल पे क्या चाहिए अब, तो इसकी वजह से क्या करेगी, इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, किसकी, इंटरस्टिशियम से क्या करेगी, इंटरस्टिशियम से ब्लड में अंदर क्या हो जाएगी, वाटर की मूवमेंट, क्योंकि इसको बैलेंस करना है, इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड चीज नहीं रखनी, तो बैलेंस के लिए क्या आ जाएगा, बैलेंस के लिए अंदर की तरफ वाटर मूवमेंट हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, पोलीयूरिया हो जाएगा। अब गोली बार बार क्या जाएगा, वॉशरूम जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, अब वो वाटर कहाँ से आया, इंटरस्टिशियम के अंदर, वो इंटरस्टिशियम जो मैंने बोला ना कि जो वाटर है, वाटर की मूवमेंट ये इंटेस्टाइन है, सॉरी ये इंटरस्टिशियम है, क्या है ये, इंटरस्टिशियम है, ठीक है। अब मैंने कहा वो क्या होगा, वो वाटर मूवमेंट कैसे हो रही है, वो सेल से ही लिया, इंटरस्टिशियम ने वाटर लिया सेल से फिर कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियम से ब्लड में जाएगा, ब्लड से यूरिन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले ही सेल बेचारी से ग्लूकोज नहीं मिल रहा, अब उससे उसका पानी भी छीन लिया। जो गोली है ना, इसकी सेल्स बोल रही है पहले तो मुझे एनर्जी के लिए मुझे ग्लूकोज नहीं मिल रही है, ऊपर से मेरा जो पानी था वो भी क्या कर लिया, वो भी ले लिया, ठीक है। तो सेल कह रही है, रो रही है, ठीक है, क्योंकि उसका वाटर लॉस भी हो गया बेचारी का, ठीक है, वाटर लॉस भी हो चुका है। तो अब सीएनएस को क्या हुआ, सीएनएस को बुरा फील हुआ, क्या हुआ, सीएनएस को हुआ बुरा फील, ठीक है, सीएनएस फील बैड फॉर सेल। तो उसने क्या किया, अब बोले कि वो, क्योंकि वो रो रही है कि भाई मेरे पास तो पानी भी नहीं बचा, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया थर्स्ट सेंटर को, ठीक है, जिससे अब क्या रह गया, अब उसको प्यास लेने लगी, तो अब क्या करेगा, अब गोली पानी पिएगा, जिससे उसको क्या होगा, पोलीडिप्सिया। ये सारे सिम्टम्स है जो हमें वैसे याद नहीं होते, इसको आप एक स्टोरी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल थोड़ी सी खुश हुई कि एटलीस्ट उससे जो एक डिमांड की वो तो फुलफिल हुई, ठीक है, उससे पानी तो मिला, लेकिन ब्लड का ग्लूकोज लेवल अब भी क्या है, ज्यादा ही है। अब उसने किडनी से हेल्प मांगी, किडनी ने उसकी हेल्प की, क्या बोली कि ला मैं थोड़ा बहुत तेरा जो ये ग्लूकोज जो बढ़ा हुआ है ना ब्लड के अंदर, सेल के अंदर तो गया नहीं, लेकिन ब्लड के अंदर फालतू में बढ़ रहा है, ब्लड में बढ़ने की वजह से उसको क्या हो रहा है, उसको पोलीयूरिया हो रहा है, ठीक है, पोलीयूरिया हो रहा है, पोलीडिप्सिया हो रहा है, इतनी सारी चीज हो रही है, तो बोला ला मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, इसको बोला ग्लूकोज यूरिया, ठीक है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज भी अब बाहर जाने लगा, ठीक है। अब सेल को अब क्या हुआ, अब सेल जो है ना इसकी आ चुकी है गुस्से में, गोली की सेल क्या है, बिल्कुल गुस्से में, बिल्कुल सुसाइडल नोट भेज दिया कि अब नहीं होगा सहन, ठीक है। तो सीएनएस को याद आया कि बॉडी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, ये तीन चीजें हैं जिससे एनर्जी लेते हैं, ग्लूकोज नहीं है तो फैट को देख लो ना। तो क्या किया उसने अपना बोला, सीएनएस ने क्या ऑर्डर दिए कि अब बलिदान कौन देगा, फैट देगा, कौन देगा, फैट कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो उसने क्या किया, ग्लूकोज ट्राई फॉर, ग्लूकोज नहीं हुआ तो अब क्या किया, फैट के लिए ट्राई किया। अब क्या हो रहा है, फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, फैट का ब्रेकडाउन होगा। तो जब फैट टूटती है, अब आपको एक बात बता दूं, जब भी फैट का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी तो होगी रिलीज, पर क्या कीटोन बॉडी भी बनती हैं, और जो ये कीटोन बॉडीज होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है, क्या होती है, ये आ गया। अब जो हमने बता रहे थे ना, सोडा बाई कार्बो जो है अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस में यूज होता है, हम देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें कीटोन्स बॉडी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। अब और ज्यादा फैट टूटेगा तो और कीटोन बॉडीज, ठीक है, तो क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। अगर ये नहीं ट्रीट होगा तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एसिडिक कंडीशन है। तो इसलिए बोला था अनकंट्रोल डायबिटीज के अंदर हम क्या दे रहे हैं, सोडा बाई कार्ब का यूज कर रहे हैं। वैसे तो मैं इसको इतना बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इससे डायबिटीज के ये सिम्टम्स भी याद हो जाएंगे, ठीक है, इजिली। सेकंड क्या था, तो फर्स्ट तो क्या बता चुकी हूँ कि किस किस में यूज होगा, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस, और क्या कौन सी डिजीज हो, रीनल डिजीज हो, तब हम क्या यूज करते हैं, सोडा बाइकार्ब का। सेकंड क्या है, रिप्लेस बाइकार्बोनेट लॉस कॉज्ड बाय डायरिया, डायरिया के अंदर जब बाइकार्बोनेट लॉस होते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं। ऑब्वियसली बाइकार्बोनेट अगर लॉस हो गया, ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या बचेगा, एसिडिक हो जाएगा, यानी आपके पास दो चीज थी, एसिड था, बेस लॉस हो गया, तो क्या बच गया, एसिड एसिड बच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट लॉस होगा तो हम क्या देंगे, बाहर से बाइकार्बोनेट देंगे, सोडा बाइकार्ब देंगे। अब देखो एक चीज देख लो, पोटाशियम की जब मैंने बताया था, मैंने कहा था अपर जीआई और लोअर जीआई दोनों पोटाशियम रिच होते हैं, तो चाहे पेशेंट को या तो डायरिया हो या फिर वोमिटिंग हो, दोनों ही केस में हाइपोकैलेमिया होगा। लेकिन जब बात एसिड और एल्कलाइन नेचर की होती है, तो जो हमारा अपर जीआई है वो किससे एसिडिक है, क्योंकि वहां स्टमक है, स्टमक में क्या एसिड है, लेकिन जो लोअर जीआई है वो क्या है, एल्कली नेचर का है, ठीक है। तो यानी अगर पेशेंट को एसिडिक है, देखो ये है क्या है, एसिडिक, अगर वोमिटिंग होती है तो एसिड लॉस होता है। एक बात याद रखना, ये चीज कॉमन है, ये आपको पता होना चाहिए, वोमिटिंग होगी तो एसिडिक लॉस होगा, एसिड का लॉस होगा। और जो अगर डायरिया होता है तो किसका लॉस होता है, बेसिक का लॉस होता है, बाइकार्बोनेट का लॉस होता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बोला डायरिया बोला ना, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लॉस, ठीक है। तो हम क्या दे देंगे पेशेंट को, बाइकार्बोनेट दे रहे हैं, सोडा बाइकार्ब दे रहे हैं, तो इन कंडीशन में, ठीक है। थर्ड क्या है,
ये मेन चीज़ है, यूजिंग ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टॉक्सिसिटी, यानी जो एंटी डिप्रेसेंट है उसकी क्लास है TCA, जो एंटी डिप्रेसेंट है ये वाली, इसकी अगर टॉक्सिसिटी यानी ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी हमें क्या देना होता है, सोडा बाइकार्ब। क्यों देना होता है वो रीजन देख लीजिए। रीजन के साथ अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे ना तो लंबे टाइम तक याद रहती है। देखो रिवाइज करना पड़ता है, मुझे खुद नहीं याद रहती है चीज़ें अगर मैं उनको रिवाइज ना करो तो, ठीक है। तो लेकिन रिविजन में ये चीज़ें हेल्प करती है, आपको बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से सोल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अब देखो एंटी डिप्रेसेंट कहीं ना कहीं जो ये एंटी डिप्रेसेंट है अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे क्या करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देती है, डिप्रेस कर देती है। क्या कर देती है, रेस्पिरेटरी। ये वैसे तो इनके इफेक्ट CNS पर हैं, CNS के अंदर क्या रेस्पिरेटरी वो हैं इनके, क्या बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं वो उनके सेंटर हैं, ठीक है। तो वो अगर वहाँ डिप्रेस होंगे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये जो एंटी डिप्रेसेंट आपके थॉट प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, उनके क्या है, वहाँ पे उनके रेस्पिरेटरी सेंटर पे वो भी क्या हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो गए, उनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो रेस्पिरेटरी क्या हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में डिप्रेस नहीं होते, जब टॉक्सिसिटी है तब डिप्रेस हो रहे हैं। अब अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो जाएगा तो मुझे बताओ क्या CO2 बाहर जा पाएगी, अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो क्या होगा, CO2 बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए तो क्या होगा, एसिडेसिस, कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है। CO2 अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होकर रह जाए तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। तो क्या है, अब देखो अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्यों हमने ये दिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया तो बॉडी क्या करती है, देखो जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है तो बॉडी कंपनसेट कैसे करती है कि क्या करेगी, वो एसिडोसिस है तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आयन कहीं एसिडिक के लिए होते हैं, इनको क्या करेगी, सेल में भेजेगी। क्या करेगी, सेल में, कि तुम सेल में जाओ। एसिडिक अगर बाहर ज्यादा हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या, सेल में H आयन को भेजने लगेगी। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है, अगर एक अंदर जाएगा बैलेंस होता है यहाँ पर, अगर एक चीज अंदर जा रही है तो दूसरे को बाहर जाना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन आयन अंदर जा रहे हैं एसिडिक को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के अंदर एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, तो पोटेशियम को बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी कंपनसेट करती है, ठीक है। अब अगर पोटेशियम बाहर आ गया तो बाहर क्या हो जाएगा, ऐसे एक सेल नहीं बहुत सारे, तो क्या होने के चांसेस ऑफ हाइपरकैलेमिया, क्या होने के चांसेस। अब आपने एक समस्या से निपटते निपटते आपने दूसरी को मोल ले लिया है, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वहीं के वहीं दबाने के लिए क्या हम यूज करते हैं, हम जो ये एसिडोसिस हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ताकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आगे जाके हाइपरकैलेमिया ये सब चीजें ना हो, तो हम उसको क्या देते हैं, सोडा बाइकार्ब देते हैं। तो ये था हमारे सोडा बाइकार्ब का यूज। नेक्स्ट जो ड्रग हम यूज करने वाले हैं, मेडिसिन बता रहे हैं, वो है इंजेक्शन लिग्नोकेन, जिसके 2-3 नामों से हम जानते हैं, लिग्नोकेन, लिडोकेन, जाइलोकेन, ठीक है। ये जेल फॉर्म में भी होता है, ये वाली जो ड्रग है, ठीक है। जो इंजेक्शन लिग्नोकेन है ये बिलोंग्स करता है 2 ग्रुप के मेडिसिन से। एक तो ये एनेस्थेटिक भी है, दूसरा इसको हम एंटी एरिथमिक ड्रग में भी पढ़ते हैं। हम लिग्नोकेन को 2 उसमें पढ़ते हैं, हम जो एनेस्थीजिया वाली है ना, लोकल एनेस्थीजिया, उसमें भी हम लिग्नोकेन को पढ़ते हैं, और जो एंटी एरिथमिया की जो ड्रग है उसमें भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया में क्या काम करता है, ये पेन की जो फीलिंग होती है उस जिस जगह पे अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, वहां पर क्या कर देगा, वहां पे पेन और फील ही नहीं होगा आपको कुछ भी, ठीक है। क्या होगा, वहां पे पेन या कोई भी फीलिंग आपको नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि एंटी एरिथमिया की ड्रग में यूज होता है, तो क्या करता है, रिस्टोर करता है इरेगुलर और रैपिड हार्ट बीट को, ताकि वो कहाँ जाए, नॉर्मल तक आ जाए, ठीक है। तो ये थी लिग्नोकेन, लिडोकेन और जाइलोकेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन। इंजेक्शन जो हाइड्रोकोर्टिसोन है वो किससे बिलोंग करता है, किस मेडिसिन से बिलोंग करता है, स्टीरॉइड, जिसको क्या होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। इससे क्या करता है, बिलोंग करता है। अब ये क्या वर्क करती है, ये वर्क करती है कामिंग डाउन योर बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स, आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को काम करती हैं, टू रिड्यूस पेन, पेन इन कैसे, टू रिड्यूस पेन, ईचिंग और स्वेलिंग, इन सबको कम कर देती है, ठीक है। इट कैन आल्सो बी यूज एज हार्मोन रिप्लेसमेंट फॉर पीपल हु डू नॉट हैव एनफ। देखो स्टीरॉइड अपनी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है, अपनी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस होता है इन सब चीज़ों से मतलब कौन डील करता है, हमारा ये कोर्टिसोन जो हार्मोन होता है ना, ये अपनी बॉडी के अंदर ही होता है, ये डील करता है, ठीक है। लेकिन जिन बंदों के नहीं होता उनको हमें बाहर से भी वो करना करता है, उनको काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब ये बोलते हैं कि नॉर्मल जब चीज़ें होती है, मतलब ज़्यादा स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बॉडी के क्या कर देता है, ये इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है, क्या कर देता है, इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है। उस टाइम पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर डाउन पे है तो ऑब्वियसली हमारे जिन बैक्टीरिया की औकात नहीं थी वो भी हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है, यानी इसके प्लस भी हैं और इसके माइनस भी हैं, ठीक है। तो ये था इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, लेकिन ये बहुत ही लाइफ सेविंग भी है जब आपको कोई रिएक्शन हो जाती है उस टाइम पर, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, ठीक है। तो ये था आपका इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन। नेक्स्ट जो हम ड्रग डील करने वाले हैं वो है
इंजेक्शन मिडाजोलम, ठीक है। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ये बेंजोडाइजेपिन से, मेडिसिन के से क्या करता है, बिलोंग करता है। ये जो ड्रग है मिडाजोलम क्या है, ये एनेस्थीसिया के उसमें भी यूज होती है, और दूसरी क्या होती है, ये यूज फॉर सीजर, सीजर में भी क्या होती है ये ड्रग यूज होती है। फॉर प्रोसीजरल सेडेशन, ये क्या, इसका क्या इफेक्ट है, सेडेटिव इफेक्ट है। स्लीपनेस क्या करती है, इंड्यूस करती है। एंजाइटी को डिक्रीज कर देती है, और क्या कर देती है, यूजफुल क्या कर देती है, एमनेशिया। क्या है यूजफुल, यानी जो चीजें हमें भुलानी हो ना, लाइक कोई पेशेंट है, उसको कोई एक ऐसे ऑपरेशनल, उसको ऑपरेशन हो रहा है, मतलब उसको कोई सर्जरी से रिलेटेड कोई इवेंट हमें उसको क्या करवाना है, मतलब यूजफुल इवेंट, मतलब एक यूजफुल कोई पार्ट है वो हमें उसको भुलाना है ताकि उसकी मेमोरी में ना रहे, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाए उस पोर्शन की। यूजफुल एमनेशिया क्रिएट करवाने के लिए भी हम क्या दे रहे हैं, मिडास दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मिडास दे रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट ऑब्वियसली एमनेशिया, जहां इसका अच्छा है तो वहीं कुछ चीजें जो हम नहीं चाहते वो भी एमनेटिक हो सकता है, वो लॉस ऑफ मेमोरी। रेस्पिरेटरी को क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है, ठीक है। और क्या कर देता है, हाइपरटेंशन, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी को क्या है, स्लीपिंग, यानी किसमें, रेस्टिंग से फेज में लेके आ रहा है, रेस्टिंग। अब रेस्टिंग में डिप्रेस भी की तरफ भी आ सकता है और हाइपरटेंशन की तरफ भी, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है, जो हमारी आज की लास्ट ड्रग है वो है लोरेसिपाम। ये भी किस से क्लास ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करता है, बेंजोडाइजेपिन से। इट प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट ऑन द ब्रेन एंड नर्व, cause drowsiness and decrease anxiety, forgetfulness about the procedure of surgery. Also used to treat seizure, इसको भी सीजर में यूज किया जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसमें रिपीट सीजर के जो अटैक आते हैं उसमें क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हमने आज हमारी सारी क्या होती है, इमरजेंसी ड्रग कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन होगा वो है जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। अब उनको मैं, देखो वो होंगे पार्ट क्रैश कार्ड के ही, लेकिन मैं उसको एज ए क्रैश कार्ड का नाम देकर नहीं कंटिन्यू, उसके सीरीज एक बना दूंगी जिसमें उनको रख दिया जाएगा, क्योंकि लेकिन अब जब वो टॉपिक होंगे ना उनको फुल डिटेल से ही एक्सप्लेन होगा। सपोज अगर मैं उसमें एक ईटी ट्यूब की बात करूंगी तो ईटी ट्यूब पूरा टॉपिक ही होगा, ठीक है। एंडोट्रोकी, ट्रैकियोस्मी, तो उनको पूरा टॉपिक लेकर ही चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।